हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आए हैं वो है MPSC 004, जो आपकी बुक है वो है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं आपके लिए एक तरीके से अपलोड कर चुका हूँ, डाल चुका हूँ। इसकी जो है भारत में पूर्व आधुनिक सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक चिंतन के विविध दृष्टिकोण। अब जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम है और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो लेकर आया हूँ मैं। और ये चैप्टर जो अध्याय आपका 4 है, पूर्व राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती, ज्योतिराव फूले, ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आने की उम्मीद है। तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप एक तरीके से इसको क्लियर करके आप एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करता हूँ पहले राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय उदारवादी परंपरा, हिंदू सुधार आंदोलन एवं पुनर्जागरण के जन्म और महिलाओं के अधिकारों का योद्धा और सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों और विचार सुधारकों का पथ प्रदर्शक और उदारवादियों का उग्र दूत माना जाता है। तो सबसे मेन है कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक तरीके से महिलाओं के लिए एक तरीके से कार्य किया, महिलाओं के अधिकारों की मांग की और एक तरीके हिंदू सुधार आंदोलन चलाया। पुनर्जागरण में उनका जन्म माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के जो टॉपिक है वो एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर दिया। सेकंड पॉइंट जो है वो है उनका जन्म 22 मई 1972 के दिन रामाकांत राय तथा तारिणी देवी के धनी ब्राह्मण परिवार में पश्चिमी बंगाल के बर्दवाल जिले के राधानगर गांव में हुआ था। फिर उसके बाद पटना तथा बनारस में शिक्षित। वह अपने समय के शायद सर्वप्रसिद्ध भाषाविद थे, मतलब उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी। वह न केवल बंगाली संस्कृति तथा इंग्लिश भाषा के साहित्य थे, मनीषी भी थे, बल्कि उन्होंने अरबी, फारसी, यूनानी, लैटिन, हेब्रू तथा 17 अन्य भाषाओं का एक तरीके साहित्य समुचित ज्ञान प्राप्त किया। तो आपको पता होगा जैसे कि उन्होंने किस तरीके से 17 भाषाओं का एक तरीके से अनुवाद किया, ज्ञान प्राप्त किया। आधुनिक भारत के जनक के रूप में उन्होंने परंपरा तथा आधुनिकता के सम्मेलन का अविरल प्रयास किया और उन्होंने विश्व सभी प्रमुख धर्मों की सर्वोच्च मान्यताओं के आधार पर नैतिक धर्म की अवधारणा प्रतिपादन भी किया। एकता तथा बंधुत्व का पाठ बढ़ाया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा सती प्रथा व जाति प्रथा के विरुद्ध में संघर्ष किया। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर जैसे राजा राम मोहन के बारे में कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप ये पॉइंट को लिखकर उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अंधविश्वासों के ऊपर एक टॉपिक डाल के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। सती प्रथा और जाति प्रथा के एक तरीके से पॉइंट डालकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों की मांग किस प्रकार की उन्होंने, तो ये सारे पॉइंट जो है आप एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय निर्माण में बंकिम चटर्जी के विचारों का मूल्यांकन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आने के चांस हैं। तो बंकिम चंद्र जो चटर्जी का जन्म जो था 1838 में हुआ और वह राष्ट्रवाद की विचारधारा के भारत के संविधा प्रवर्तक मतलब कि किस बहुत महान प्रवर्तक थे और स्वदेशी अर्थ में राष्ट्रवाद के विचार करने में उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने बताया कि आपको कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनका जन्म 1838 में हुआ और वह राष्ट्रवाद के विचारधारा के भारत में संभवतः प्रथम प्रवर्तक थे और स्वदेशी अर्थ में राष्ट्रवाद पर विचार करने वाले उन्होंने अद्भुत योगदान दिया। उसके बाद उन्होंने का तर्क था कि राष्ट्रीय एकता पर सभी पर विचार किया जा सके और सब व्यक्ति के दृष्टिकोण में 2 प्रकार के परिवर्तन हैं। प्रथम यह कि धारणा कि प्रत्येक हिंदू के लिए जो कुछ अच्छा है वह मेरे लिए भी अच्छा है और वो मेरे विचार, विश्वास को और धर्म हिंदू समाज के अन्य समस्याओं के अनुरूप हो। तो ये उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। दूसरा, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के राष्ट्र और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा हो, यह विचार था। नेक्स्ट, उन्होंने 1888 में अपनी इस धारणा की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने निबंध, जिसका शीर्षक धर्म का सिद्धांत था, में इसे संस्कृति में व्यवस्था बताया और काम्टे, मैथ्यू और आर्नोल्ड जैसे पश्चिमी चिंतकों द्वारा व्यक्त संस्कृति की पश्चिमी अवधारणा की अपेक्षा अधिक पूर्ण और सही थी। तो उन्होंने एक तरीके से अपने विचार में बताया कि उनका जो भी दृष्टिकोण 2 प्रकार से परिवर्तन है। पहला कि प्रत्येक हिंदू समाज के लिए सब कुछ अच्छा है जो मेरे लिए अच्छा है और हिंदू समाज के सदस्यों का
अनुरूप हो। और दूसरा उन्होंने बताया कि व्यक्ति की राष्ट्रीय और उसके हितों के प्रति सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। और उन्होंने 1888 में अपनी इस धारणा को व्याख्या करते हुए उन्होंने एक निबंध जिसका शीर्षक धर्म सिद्धांत था उसमें इसका उल्लेख किया है। तो स्टूडेंट इसमें जो बताया गया है बंकिम चटर्जी के बारे में बताया गया है, जो एग्जाम में एक तरीके का टॉपिक आ सकता है, आप इनको और भी एक तरीके से पॉइंटों को एक्सप्लेन। आगे है कि बंकिम जी ने भगवत गीता पर बल देते हुए विचारों का विचार किया, मतलब कि विचारधाराओं पर विचार किया है। बंकिम के चिंतन में प्रमुख रूप से कुछ विद्यमान था और राष्ट्रीय एकता का विचार था, क्योंकि इस हिंदू समाज का विकास आश्रय था। राष्ट्रीय एकता में धर्म के महत्व पर बल देते हुए बंकिम ने हिंदू समुदाय के लिए एक अलग पहचान हेतु परिस्थितियाँ सुदृढ़ करनी चाहिए कि किस प्रकार एक तरीके से पहचान एक तरीके से मिलनी चाहिए समुदाय को, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती के विचार। दयानंद सरस्वती का जन्म 1825 में हुआ और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और प्रमुख रूप से वह समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि हिंदू समाज में अधीन करने में अंग्रेजों की सफलता बहुत कुछ उसके विभाजक स्वरूप और अपनी शक्ति को ना पहचानने के कारण थी। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि दयानंद सरस्वती ने अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए वेदों से प्रेरणा प्राप्त की और उन्होंने वैदिक संदेशों को उपयुक्त पाया। इन्होंने बुराइयों को आसानी से दूर किया जा सके, इसलिए उन्होंने एक तरीके वैदिक संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश की है। और 1875 में प्रकाशित दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में दो विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला, एक सक्रिय सृजनकर्ता के रूप में ईश्वर के विचार में उन्होंने सर्वाधिक प्रभावित प्रतीत होता है। उनका मानना था कि अनुभवजन्य संसार कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उनमें एक स्वतंत्र और उद्देश्य अस्तित्व है। ये उन्होंने अपने विचार में एक तरीके से बात कही है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार था कि सत्यार्थ प्रकाश से निकला है, वह वास्तव में हिंदू समाज के विभाजक स्वरूप पर टिप्पणी है। उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश वायसराय की मौजूदगी का बहुत बड़ा कारण हमारी अपनी विफलताएं थी। तो स्टूडेंट इसमें एक तरीके से दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में ज्योतिराव फूले। ये सामाजिक संगठन के समर्थक थे और जिसमें व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं को जन्म के बजाय व्यवसाय और धर्म के विचार पर प्रदर्शित था। और तृतीय रत्न नाटक जो 1885 में प्रकाशित हुआ, उनकी विचारधारा का सशक्त प्रदर्शन था और ये अनपढ़ और अंधविश्वास दंपत्ति के शोषण के बारे में था। तो इसमें सबसे मेन बताया गया है कि किस प्रकार उनका शोषण हुआ और मतलब कि एक तरीके से अंधविश्वास दंपतियों के शोषण के बारे में बताया गया है। और जो ज्योतिराव फूले थे एक तरीके से वो बहुत बड़े एक तरीके से समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, समाज सुधार के बारे में बताया है, अंधविश्वास का विरोध किया है, इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। ज्योतिराव फूले के साक्षरता और विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को मूल रूप से दूर करने का सर्वाधिक उपयोगी था। उन्होंने एक तरीके से शायद फूले राष्ट्रवादी थे। उन्होंने गंभीरता महिलाओं की साक्षरता का बीड़ा उठाया और विशेष रूप से अपने प्रयास से 1842 में कन्या विद्यालय स्थापित किया। हालांकि फूले पश्चिमी विद के उदारवाद से प्रभावित थे, परंतु लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के प्रति वे अंग्रेजों की प्रतिक्रिया से खुश नहीं थे। अन्य पूर्व राष्ट्रवादी की तरह वह फूले को विदेशी शासन का समर्थन करने के लिए जिसने प्रेरित किया, वह पूरी तरह से नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की रचना विदेशी शासन की भूमिका थी, जिसकी सहायता से वे शूद्रों और ब्राह्मणों के मौजूद वर्चस्व को समाप्त करना चाहते थे। तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको बताया कि ज्योतिराव फूले किस प्रकार उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और ये जितने भी मैंने इसके टॉपिक बताए इस चैप्टर से रिलेटेड ये एग्जाम में आने के चांस है और आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नरमपंथी और गर्मपंथी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या है, आज़ादी की लड़ाई में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का ने अपना योगदान दिया और इनको दो भागों में एक तरीके से बांटा गया। पहला नरमपंथी और दूसरा गर्मपंथी। इसमें सबसे मेन क्या है
कि नरमपंथी ने उग्रपंथियों के यद्यपि विभिन्न दृष्टिकोण से है, फिर भी स्वतंत्रता संघर्ष में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। नरमपंथी दर्शन को बाल गंगाधर तिलक द्वारा अपने 1895 में कांग्रेस को दिए गए अध्यक्षीय भाषण बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। उग्रपंथी जो नरमपंथी जिन्होंने साम्राज्य के साथ समन्वय और समझौते नीति अपनाई, उन्होंने विपरीत उग्रवादियों के भारत में ब्रिटिश हितों को हानि पहुंचाने वाले समयबद्ध कार्यक्रमों और नीतियों की मांग की। नरमपंथी और उग्रपंथियों के बीच स्पष्ट अंतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनके अलग अलग दृष्टिकोण के बीच गंभीर मतभेद और पर आधारित है। भारत ने अंग्रेजों के आगमन से पहले जो संघर्ष किया, उसकी तुलना में नरमपंथियों ने अपने विचारों के आधार पर ब्रिटिश शासन को सर्वाधिक लाभ पहुंचाया है। तो सबसे मेन आपको पता होना चाहिए कि नरमपंथी जो थे उन्होंने सर्वाधिक फायदा किसको पहुंचाया है? ब्रिटिश शासन को। ब्रिटिश शासन की प्रशंसा में बनर्जी ने तर्क दिया कि हम इंग्लैंड में इसके नरमपंथी स्वरूप को धीरे धीरे बदलने और इसे उदार बनाने और तथा इसे देश के लोगों के नए विकसित पर्यावरण के प्रतिकूल बनाने का आग्रह करते हैं, ताकि भारत में स्वयं स्वतंत्र राज्य का महान राज्य संघ में अपने मूल में अंग्रेजी अपने चरित्र और अंग्रेजी अपने संस्थाओं में अंग्रेजी पा सके। इंग्लैंड के साथ सभी अपनी साथी स्थायी और अभिव्यक्त एकता का नाम एक तरीके से उठा सके। और उसमें सबसे मेन उनका विश्वास है कि आखिर इंग्लैंड में शुभ लक्ष्य को पूरा करेंगे। और मालूम होता है कि बनर्जी ने दादा भाई नौरोजी के विचार को दोहराया, जिन्होंने 1893 में अपने संबोधन भारतीय भविष्य सुरक्षित रखने में अंग्रेजी के प्रति निष्ठा महत्व पर बल दिया है। तो इसमें सबसे मेन है कि नरमपंथी इन्होंने साम्राज्यवाद के साथ समन्वय समझौते नीति अपनाई और उनके विपरीत उग्रपंथियों ने भारत के ब्रिटिश हितों को हानि पहुंचाने और समयबद्ध कार्यक्रम को नीति की मांग की। और नरमपंथियों से मोहभंग होकर उग्रपंथी संभवतः विश्वास करते हैं कि और प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। और दो स्तर थे जिन पर उग्रपंथियों ने काम किया। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको एक तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से बताया है, ताकि आप इन पॉइंटों को और एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि सबसे मेन क्या है, जो भी मैंने आपको बताया है वो शॉर्ट तरीके से बताया है, ताकि एक तरीके से आपके चैप्टर क्लियर हो सके। और मैंने एक तरीके से बोर्ड में नहीं समझाया है, क्योंकि एक तरीके से समय की बहुत परेशानी थी। और आज जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम है आपके, इसके चक्कर में आपको जल्दी से वीडियो बनाकर एक तरीके से आपके लिए बनाई है। और इसमें सबसे मेन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऐसा शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत के अभ्युदय चाहते थे, जो विश्व को वेदांत संदेश दे सके। उन्होंने गहरी नींद में सोए और भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवक्ता माना जाता है। इसके बारे में अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।